अगर मैं बात करूँ रिसोर्स वाले चैप्टर की तो स्टिल ये ना सबसे हार्ड चैप्टर है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो या आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो मेरे हिसाब से आप इसमें बहुत सारी गलतियाँ करने वाले हो। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो पहले चैप्टर है सोशल साइंस में, अगर मैं नेशनलिज्म इन यूरोप को छोड़ दूँ तो मेरे हिसाब से हर चैप्टर को ना स्टूडेंट ये समझता है कि थोड़ा आसान है। बट ये जो चैप्टर है ना, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से डील नहीं किया तो डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पे या तो आप गलती करके आओगे या फिर आप क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं लिख पाओगे जिस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सही तरीके से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी कमी करते हो तो वहाँ ऐसी दिक्कत होगी कि आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें मल्टीपल्स कॉन्सेप्ट हैं। उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक ना एक स्पेशल एडवाइस की या एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी जो इस चैप्टर को अलग अलग तरीके से आपको समझा सके। बेसिकली हम इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। हमने इसमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, बायोटिक का बायोटिक, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था हमने, फिर लैंड्स के बारे में पढ़ा था। ऑलरेडी वी हैव रीड अबाउट कि लैंड की टोपोग्राफी क्या होती है, जिसमें हमने सिंपली और सिंपली माउंटेंस के बारे में पढ़ा था, इंडिया के टेरेन में प्लेन्स कितने परसेंट हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अभी हमारा तीसरा पार्ट है, इसको हम शुरू करेंगे। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स की, तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, वरना रट्टा मारो और आगे बढ़ो। इसके लिए पीपीएम रूल बहुत बेस्ट है, जिसमें पी फॉर प्लेन, पी फॉर प्लेटू एंड एम फॉर माउंटेन। इसके बाद में आइलैंड्स भी हैं। तो अब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे और समझेंगे कि चैप्टर आगे क्या बोल रहा है। बेसिकली लैंड यूटिलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ज़मीन होना इज़ नॉट अ बिग डील, ब्रेन होना इज़ नॉट अ बिग डील, आप उसको यूज कैसे करते हो, दिस इज़ द पॉइंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जितने भी ह्यूमंस हैं उस अर्थ पे, हम सबके पास में सेम ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी भी सेम ही है। बट क्या सारे ह्यूमंस उसका सही तरीके से यूज़ करते हैं? सारे ह्यूमंस के पास में देयर आर 24 आवर्स टू यूज। क्या सारे के सारे ह्यूमंस 24 आवर को एक तरीके से यूज़ करते हैं? आंसर है बिग नो। इसीलिए जिस तरीके से ह्यूमंस चीज़ों को ढंग से यूज नहीं करते, एक एफिशिएंट वे में यूज नहीं करते, उसी तरीके से लैंड के भी साथ में ये डर है कि आप उसको ढंग से यूज ना कर पाओ। इसीलिए लैंड यूटिलाइजेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि उस लैंड को आपको यूटिलाइज किस तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ सिंपली और सिंपली इंडिया में लैंड की, कि हमारे पास में कितने परसेंट लैंड है, तो इंडिया के पास में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। दिस इज़ क्वाइट ह्यूज। बट इसमें जो पॉपुलेशन है, दिस इज़ अ 140+ करोड़। उसमें से भी मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि इंडिया में जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2021 में हुआ था। 2011 के बाद में जो सेंसस होने वाला था वो 2021 यानी 2021 में होने वाला था। बट ड्यू टू कोरोना गवर्नमेंट ने वो सेंसस नहीं कराया था। तो इसके लिए वजह से हमारे पास में कोई भी अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो मल्टीपल बुक्स में आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा फिगर पकड़ लीजिए 130 से लेकर 140 के बीच में, और उसी फिगर को आप लेके चल सकते हो। ठीक है, अब बहुत जल्दी गवर्नमेंट सेंसस भी कराने वाली है। तो हाउ डू वी मैनेज, हाउ डज द पंजाब ग्रो मोर क्रॉप देन अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने डाला है और आपकी बुक में भी है, कि पंजाब जो है उसमें ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कैसे हो रही हैं अरुणाचल प्रदेश से। बिकॉज दोनों का जो टेरेन है ना काफ़ी अलग है। अरुणाचल प्रदेश इज़ अ क्वाइट हिली एरिया, तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो काफ़ी कम एरिया है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। और जो पंजाब है वो तो खुद पंचदुआब से मिलके बना है। अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब का नाम किससे बना है, तो 5 रिवर्स के बीच का एरिया है ये। तो दिस इज़ क्वाइट फर्टाइल एरिया। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पंजाब और अरुणाचल प्रदेश क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। तो इंडिया में जो लैंड है उसको हम 3-5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर कल्टीवेटेड लैंड, फायलो लैंड और नेट्स ऑन एरिया। फॉरेस्ट लैंड के बारे में हम आगे बात करेंगे, इन सारे टाइप के लैंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पे कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई रोड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती हैं। बट ये जो ज़मीन है वो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा।
अदर कल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड एक ऐसी ज़मीन है जिसको हमने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद में आता है नेट्स ऑन एरिया। लेट्स बिगिन फर्दर। तो लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो फॉरेस्ट है वो क्या है 30% से नीचे है। इसके पीछे नीचे जो मैंने इमोजी लगाई है विच इज़ क्वाइट सैड, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब बस इतना सा है कि जो लैंड एरिया है वो 33% होना चाहिए। वो कौन कहता है? हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है आई थिंक ये शायद 1988 होगा, एक बार इसकी डेट चेक कर लेंगे और आई विल क्लैरिफाई इन द कमेंट सेक्शन। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में एक टारगेट है कितना, 33% हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए। बट इन रियल टर्म्स हमारा जो फॉरेस्ट है वो 23 या 24% के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करता है, एक इकोलॉजिकल रेगुलेशन की बात करता है। आपके एनवायरनमेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को प्रोड्यूस करेगा, आपकी सॉइल को होल्ड करेगा, सॉइल को प्योरीफाई करेगा, आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो फॉरेस्ट हमको देता है। बट लास्ट 2 डेकेड वी हैव सीन दैट कि जो फॉरेस्ट हैं उसकी बहुत ज़्यादा कटिंग हुई है। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ क्वाइट बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक पॉलिसी मेकर हो तो आपको भी ज़मीन बढ़ानी पड़ेगी भाई साहब, फॉरेस्ट की ज़मीन आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको फॉरेस्ट की ज़मीन भी बढ़ानी है, आपको ये भी बढ़ानी है, आपको वो भी बढ़ानी है। उसकी वजह से लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो कम है। कंडीशन कुछ वही है कि आपके पास में 100 रुपीज़ की पॉकेट मनी है, आपको ए चीज़ भी खानी है, आपको बी चीज़ भी खानी है, आपको सी चीज़ भी खानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पॉकेट मनी है वो तो इन्फाइनाइट होने वाली है नहीं। काश ऐसा होता कि आपकी पॉकेट मनी इन्फाइनाइट हो जाती, आपके मन में जो आता वो आप खाते, बट दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग। तो उसके बारे में बात करना बेकार है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इस टॉपिक को समझने का ट्राई करते हैं। तो फॉरेस्ट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि 33% नहीं, और हमको 33% करना है। 33 करना पड़ेगा तो जो अदर लैंड्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर के लिए मैंने डाला है, व्हाट हैपन इफ द फॉरेस्ट रिड्यूस, अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो क्या होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें देखो 2 तरीके के लैंड आपको देखने को मिलेंगे, बैरन लैंड और बेस्ट लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड। बैरन और बेस्ट लैंड की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। ये वो ज़मीन है जो बंजर पड़ी हुई है, या एक ऐसी ज़मीन है जिस पे दलदल है, या किसी तरीके की पोखर है। पोखर मतलब सम काइंड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ वेस्ट वाटर जिसका आप एग्रीकल्चर में यूज नहीं कर सकते। दूसरा नॉन कल्चरल लैंड में होता है अर्बनाइजेशन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आपको सिटी बनानी है, आपको कॉन्क्रीटाइज रोड बनाने हैं, आपको ब्रिज बनाने हैं, आपको रिवर बनाए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो भी अर्बनाइजेशन है उस अर्बनाइजेशन के पीछे रीजन क्या है। अर्बनाइजेशन आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, बिकॉज जो टर्सरी सेक्टर है ना, जैसे बैंकिंग हो गया और आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशंस हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें सिटी तो ही सपोर्ट करती हैं, और जो टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवे एंड फैक्ट्रीज। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बोल सकते हो। फैक्ट्री में तो आप गेहूँ उगाने नहीं वाले, सिंपल सी बात है। रेलवे में तो आप गेहूँ उगाने नहीं वाले, बिल्डिंग्स में तो आप गेहूँ उगाने नहीं वाले। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि अरे सर हमारे यहाँ पर ना बिल्डिंग में हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं। बट टेरेस गार्डनिंग करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि टेरेस गार्डनिंग से आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में ही आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि अदर कल्टीवेटेड लैंड, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक पिक लगाई है किसकी, बेस्ट लैंड की लगाई। बेस्ट लैंड में आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आप इस पूरे के पूरे लैंड को यूज नहीं कर सकते। दूसरा ग्रेजिंग लैंड की बात करेंगे। ग्रेजिंग लैंड एक ऐसी भूमि होती है जिसको हम चारागाह भूमि भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके बड़े बड़े जानवर आएंगे, घास चरेंगे, गाँव में जाएंगे, गोबर करेंगे। तो ये एक ऐसी ज़मीन है जो सिंपली आपके एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करेगा। इंडिया में ग्रेजिंग लैंड्स की बहुत कमी है। ये चीज़ आप भी नोटिस करोगे, जो इंडिया है आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि यहाँ पे जो बफेलोज हैं, जो काव हैं, वो कहीं ओपन एरिया में जाके खाना खाती हूँ। आपने देखा होगा एक बाड़ा होगा, उस बाड़े में सारी की सारी गाय भरी होंगी,
बफेलोज भरी होंगी, उनको वहीं पे खाना मिलेगा। तो अदर कल्टिवेटेड लैंड में सबसे पहले आती है परमानेंट पेस्चर लैंड्स, जिसको हम ग्रेजिंग लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे जानवरों की चराई होती है ना, वो जाएंगे और खाना खाएंगे। दूसरा ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोप्स, यानी आपको यहाँ पे ट्री देखने को मिलेगी और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे क्या, सिंपली। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ द लैंड। फर्स्ट इज द बेस्ड लैंड। देखो बेस्ड लैंड का अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली बेस्ड लैंड दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज द नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में वहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल थिंग्स है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दलदल हो गया, मार्सी लैंड हो गया। बट इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वो बेस्ड लैंड है, दिस इज़ द ह्यूमन मेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इसका एक तरीका तो ये भी है कि हम अपनी हरकतों से बाहर जाके इन चीज़ों को ना डील कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, अवर एजुकेशन सिस्टम दे आर लॉट्स ऑफ लैगूनाज, बिकॉज समटाइम इंडिया इज़ लैकिंग बिहाइंड इन द सिविक सेंस। इंडिया में कमी नहीं है, यहाँ की सिविक सेंस में कमी है। दूसरा ग्रेजिंग लैंड जो है वो भी क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम पे कम हो रहा है। थिंक एन आंसर में इंडिया हैज़ अ ह्यूज कैटल पॉपुलेशन बट पेस्चर लैंड इज डिक्रीजिंग। क्योंकि पेस्चर लैंड इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपके पास में लिमिटेड लैंड रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेज को आपको अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा। बट उसके साथ में भी एक बड़ा बहुत बड़ी रीजन है, अगर कैटल को सही से फॉर्डर नहीं मिला, हेल्दी फॉर्डर नहीं मिला, तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और मिल्क प्रोडक्शन के साथ में आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपने मिल्क प्रोडक्शन को डाउन किया तो इंडिया में एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, दिस इज़ द वेजिटेरियन पॉपुलेशन। एंड द मेन थिंग इज दैट कि जो पॉपुलेशन है ना, उसका एक बहुत बड़ा प्रोटीन सोर्स मिल्क से आता है। तो घटता हुआ जो ग्रेजिंग लैंड है ना, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लैंड यूटिलाइजेशन it is a quite big task and challenging task also. Basically land utilization में जो चौथा पार्ट है, that's called the fallow land. Very important topic, because fallow land if I'm talking about this is an important topic for the exam also, because देखिए इसमें दो टाइप होते हैं, तो होता है current fallow land, एक होता है other than current fallow land. For example फर्स्ट ईयर में और लेस देन, अगर यानी आपने एक साल या उससे कम के लिए कोई भी ज़मीन को खाली छोड़ा तो दैट्स कॉल्ड द करंट फैलो लैंड। अगर आपने 1 से 5 साल की एज के लिए 1 से 5 साल की टाइम के लिए उस ज़मीन को खाली छोड़ा तो दैट्स कॉल्ड द अदर देन करंट फैलो लैंड। इसका देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आप समझने का ट्राई करो। राइट नाउ वी हैव अ लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, लाइक वी हैव अ फर्टिलाइज़र, हमारे पास में बहुत सारी मशीन भी हैं। तो अगर हमारी ज़मीनों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कोई भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हम उसको फर्टिलाइज़र दे देंगे। बट नॉर्थ ईस्ट रीजन हुआ, ट्राइबल रीजन हुआ, वहाँ पे फर्टिलाइज़र इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो जब फर्टिलाइज़र इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है ना, तो वहाँ पे एक ही तरीका है कि आप एक ज़मीन पे एक जगह पे जाइए, यू डू सम काइंड ऑफ अ कल्टिवेशन एक्टिविटी। आफ्टर दैट आपको वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नेचर जो है वो ज़मीन में न्यूट्रिशन को फिर से रिकवर करेगा। तो उसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर लैंड की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा डिग्रेडेड हुई तो आपको उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। याद करो वो पुरानी बातें बेटा, जब आप क्लास 8 में लेसन 1 कल्टीवेशन पढ़ा था, वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स थे वो क्या कर रहे थे, ज़मीन पे जाते थे, पेड़ों को कट करते थे, जलाते थे, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करके उसको एक लंबे टाइम के लिए छोड़ देते थे। उसके दो रीजन था कि एक जो ज़मीन है ना वो क्या हो जाती थी, फिर से रिकवर हो जाती थी। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल थिंग। यहाँ पे आपको फैलो लैंड के बारे में समझ में आया। फैलो लैंड के बारे में हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट द अदर थिंग। नेट सोन एरिया क्या होता है, इसको मैं हिंदी में अगर बोलूँ तो इसको बोलेंगे टोटल बोया गया क्षेत्र, यानी कितनी ज़मीन पे हमने खेती की है। तो लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, दैट्स कॉल्ड द नेट सोन एरिया। इफ द लैंड इज यूज्ड मोर देन अ वंस, द नेट सोन एरिया प्लस नेट सोन एरिया मोर देन अ वंस। इसका मतलब ये कि कोई भी ज़मीन अगर आपने एक से ज़्यादा बार बोई है, उस पर ज़्यादा खेती की है, तो आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ क्वाइट कॉमन थिंग, दैट्स कॉल्ड द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का जो ये फॉर्मूला है, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो थोड़ी कम है, फिर भी आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। बिग एग्जाम पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इफ़ द फैलो लैंड इंक्लूडिंग देन नेट सोन एरिया बिकम द 54%।
इसका मतलब इंडिया का टोटल एरिया का नेट्स ऑन एरिया ये है। नेट्स ऑन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज अ ह्यूज काइंड ऑफ अ डाइवर्सिटी, नॉट अ डिफरेंसेस between the states. If I'm talking about a Punjab and Haryana, there is a 80% of nets on areas. In अरुणाचल प्रदेश का केवल लेस देन 10% एरिया नेट्स ऑन एरिया। वाई? बिकॉज रिलीफ फीचर की बात करें, अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब पूरा का पूरा प्लेन एरिया है। अगर मैं बात करूँ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की, तो ये काफ़ी हिली एरिया है, और हिली एरिया में आप इतना इजीली एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। आपको पता है नीचे पहाड़ है, आप उसकी प्लविंग ही नहीं कर सकते। अगर पहाड़ की भी मैं बात करूँ, जो सॉइल है काफ़ी थिन है, आप वहाँ पे क्या ग्रो करोगे। बट वहाँ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे टूरिज्म है। दूसरा क्लाइमेट, पंजाब का जो क्लाइमेट है, मैंने फिर से आपको बोला कि यहाँ पे रिवर है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी चीज़, जो पंजाब है, जो हरियाणा है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं ना बेटा, दे आर अ क्वाइट रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स की बात में अगर करूँ तो ये वो एरिया है जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट यू कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास में इतना भी नहीं था कि हम खाना अपने लोगों का पेट भर सकें। तो हमको बहुत सारे वीट को यूएस से एक्सपोर्ट करना पड़ता था, और वो जो वीट था उसका जो क्वालिटी था इतना इन्फीरियर था कि उस वीट को जो हमारे लोग खाते थे यूएस में, उसको एनिमल फीड किया करते थे, जानवर खाया करते थे। उसके बाद में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा हाथ था वो एम स्वामीनाथन का था, एम स्वामीनाथन सर का था, सॉरी, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। हम इस चीज़ को और थोरली पढ़ेंगे जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सिंपली और सिंपली पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं ना बेटा, वो काफ़ी रिच हैं। इसलिए सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वो भी पंजाब से स्टार्ट हुई थी। ये देखो छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोशल साइंस में कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि केवल मैंने बुक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ ली और मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। आपको एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो लगातार मल्टीपल बुक से नॉलेज को गेन करके वो सारी नॉलेज आपको वन प्लेस पे दे सके। देखिए, जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे तो हमको आज भी याद है, जब भी टीचर कोई बात बोलते थे उस बात को हम कॉपी पे नोट कर लेते थे। डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द नोट्स, आई विल प्रोवाइड फ्लो चार्ट, आई विल प्रोवाइड द रिवीजन सीट, एवरी सिंगल थिंग आई विल प्रोवाइड। बट उसके बाद में भी आपको कॉपी और पेन लेके उन सारी चीज़ों को नोट करना चाहिए जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, बिकॉज वो चीज़ आपके आंसर को और ज़्यादा एनरिच करेंगी। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा और मिजोरम की जो टू नेट्स ओन एरिया में डिफरेंस आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, जहाँ पे पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल होती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में बहुत सारी लेबर वेस्ट बंगाल से आती थी, ठीक है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें किसकी, पंजाब रीजन की बात करें तो हरियाणा रीजन की बात करें, इनके पास में बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से क्या है, नेट्स ऑन एरिया पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है और मिजोरम में काफ़ी कम है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि नेट्स ऑन एरिया क्या होता है और नेट्स ऑन एरिया का कितना डिफरेंस है इंडिया में। उसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा, लैंड यूज पैटर्न डिपेंड ऑन। वो कौन कौन से रीजन हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नेट्स ऑन एरिया डिपेंड करता है, किस वजह से नेट्स ऑन एरिया डिफरेंट होता है। सबसे पहला जो रीजन है दैट्स कॉल्ड द फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, सॉइल देखने को मिलेगी और टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। देखिए, क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप डेजर्ट रीजन में रहते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंड यूज पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि डेजर्ट में डून्स देखने को मिलेंगे। एक बहुत शानदार मूवी आने वाली है डून्स, अगर आपने उसको नहीं देखा तो यू शुड वॉच, बिकॉज इसमें देखो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जो मूवी होती है वो बेटा रील्स से तो काफ़ी अच्छी हैं कि क्या लाड़ ले, आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी अलग होगा। अगर मैं बात करूँ रेन फॉरेस्ट की, यहाँ पर 24 आवर रेन होती है, तो वहाँ पे लैंड यूज पैटर्न अलग तरीके से होगा, और जो डेजर्ट है वहाँ का लैंड यूज पैटर्न अलग तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल, जब आपको कभी भी, अगर आप कभी दार्जिलिंग गए होगे या आप कभी किसी हिली रीजन में गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे चाय की खेती होती है। बट जब आप प्लेन रीजन में आओगे आपको शुगर केन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप देख रहे हो कि जो क्लाइमेट है उसने किस तरीके से चीज़ों को डिफरेंट किया है। दिस है सॉइल का टाइप, सॉइल के टाइप पे सीधी सीधी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक काली मृदा होती है,
मेरा मानना ये है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ब्लैक सॉइल को हिंदी में हम काली मृदा कहते हैं। तो काली मृदा जो होती है उसमें कपास की खेती बेटा बहुत शानदार तरीके से होती है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो सॉइल है वो भी एक फिजिकल फीचर है। फिजिकल फीचर जिसको आप टच कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड द फिजिकल फीचर। थोड़ा हम आगे और बढ़ेंगे और आपको समझना पड़ेगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कुछ नहीं होती, टोपोग्राफी वो ज़मीन का फीचर है जो आपको दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप माउंटेन रीजन में जाते हो तो माउंटेन टोपोग्राफी है, आप प्लेन रीजन में जाते हो तो प्लेन टोपोग्राफी है, आप कोस्टल रीजन में जाते हो तो कोस्टल टोपोग्राफी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ टर्मिनोलॉजी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये वो फीचर है जिसकी वजह से फिजिकल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से क्या है लैंड यूज पैटर्न डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त हैं, आपको मैंने ठेका दिया जाओ बेटा रोड बनाओ, आप गए प्लेन रीजन में, आपने बहुत ईजीली प्लेन लैंड तो था ही, उस पर आपने गिट्टी डाली, आपने उस पर बजरी डाली, आपने रोड बना दिया। मैंने बोला बेटा जाओ रोड बना के आओ माउंटेन में, तुमने पढ़ाई नहीं थी बाबा जियोग्राफी, तो क्या होगा, तुम चले जाओगे वहाँ पे, पता पड़ा कि रोड बनाने के लिए 3 पहाड़ काटने पड़ेंगे, तो वहाँ पे तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ गया ना। अब जैसे लैंड यूज पैटर्न है, आप यूपी में हरियाणा में आप कैनाल बना सकते हो, क्योंकि कैनाल बनाने के लिए क्या है मिट्टी जी से बनी हुई है ज़मीन, है ना इन स्टेट्स में। तो सीधे आप बुलडोजर लाइए, यू कैन स्टार्ट डिगिंग, आपकी कैनाल तैयार हो गई। जाके तमिलनाडु में बना के देख लो, आपका जो बुलडोजर है उसके ब्लेड टूट जाएंगे बेटा, खर्चा बढ़ जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि सिंपली और सिंपली क्या होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा जो रीजन है वो प्लेटू का बना हुआ है, और जो प्लेटू का रीजन होता है वहाँ पे आप कैनाल बना ही नहीं सकते। आप तुम में से कुछ होंगे हमारे महारथी जो पबजी और फ्री फायर का, सर जी बम से उड़ा देंगे। बेटा कितना डायनामाइट लाओगे, उसका भी तो खर्चा होता है, गवर्नमेंट भी तो डायनामाइट लिमिटेड ही देती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डैट कि जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला जो पॉइंट है दैट्स कॉल्ड द फिजिकल फीचर। ह्यूमन फीचर क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड ट्रेडिशन। बेटा देखो किसी एरिया में अगर कम पॉपुलेशन है तो वो लैंड यूज़ को ज़्यादा नहीं कर पाएगी, लिमिटेड है। दूसरा अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी वो लैंड यूज़ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी होगी तो लोगों की लाइफ आसान होगी, और लोगों की लाइफ आसान होगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड यूज का लैंड रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। कल्चर भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि जो लैंड यूज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे किसी ज़मीन को हमने पवित्र उपवन घोषित कर दिया, दे कॉल द सेक्रेड फॉरेस्ट, तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा इंडिया में लैंड इज़ द पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज, इसीलिए लोग अपनी ज़मीन को खरीदना अच्छा नहीं समझते, जबकि बाय करना एक अच्छा सिंबल माना जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड द ट्रेडिशंस। तो इजी ट्रिक है, आपको क्या समझना पड़ेगा कि नेचर प्लस ह्यूमन दो तरीके हैं जो लैंड यूज पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेंट डाटा। इसमें देखो ये डाटा अगर आप इसको रट्टा मान लोगे तो आपके पेपर को बहुत ज़्यादा एनरिच कर देगा। जैसे हुंजा वैली राइट नाउ, वैसे तो ये पीओ के में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इस पर भी देखो कितना सुंदर एरिया है, बट इस पर भी पाकिस्तान का कंट्रोल है। डेफिनेटली वन डे वी विल हैव दिस, हमारी इंडियन आर्मी इसको वापस ले लेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने हुंजा वैली को डाला क्या था ये भी मैं बताऊंगा। टोटल एरिया इंडिया के पास जो टोटल एरिया है वो 3.2928 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 32 लाख किलोमीटर के आसपास है। टोटल अवेलेबल डाटा 93% है। 7% कहाँ गया, 7% वही है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने दबा रखा है। सम एरियाज ऑफ JNK नॉट सर्वेड। तो ये हुंजा वैली बहुत शानदार जगह है, कभी इसका ब्लॉग देखना, देन यू विल रियलाइज दैट कि दिस इज़ द हेमन ऑन द अर्थ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डाटा इनकम्प्लीट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की टेरेन ऐसी है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो उस क्वेश्चन यही है कि वाई डाटा इज नॉट फुली अवेलेबल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डाटा फुली अवेलेबल क्यों नहीं है। अब लैंड डिग्रेडेशन हाई वैल्यू टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। जैसे इन दो फिगर्स को देखिए, ये ज़मीन है, ज़मीन पूरी की पूरी क्या है, क्रैक्स आ गए हैं। ये ज़मीन देखिए पूरी तरीके से डिग्रेड हो चुकी है, ये देखिए ये लाइन बनी हुई है। वाई, बिकॉज रेन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। इरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपली जो टॉप सॉइल है उसको गायब हो जाना, जो भी टॉप सॉइल है उसका क्या हो जाना, गायब हो जाना, मतलब पूरी की पूरी जो टॉप सॉइल है वो बह के निकल जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूस यूज ऑफ द लैंड विदाउट द कंजर्वेशन, यानी आपको हर चीज़ की केयर करनी पड़ेगी बेटा। देखो
एक ना हर चीज़ होती है और उसकी हर चीज़ की एक ना लिमिट होती है, उस लिमिट तक आपको जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा कि भाई ये भी एक तरीका है चीज़ों को संभालने का। अगर आप लगातार लैंड का यूज़ कर रहे हो, आप उसको सेफ नहीं कर रहे, तो क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमि अपरदन। इसमें सबसे पहले क्या, सॉइल इरोजन होगा, रिड्यूस फर्टिलिटी होगी, क्योंकि जो लैंड है उसकी टोटल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड डिफॉरेस्टेशन होगा। इसका जो है सीरियस इम्पैक्ट होगा किस पे, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट पे। तो ये मैंने एक डिफॉरेस्टेशन की पिक लगाई और एक लैंड डिग्रेडेशन की लगाई। लैंड डिग्रेडेशन में क्या, टोटल आपकी फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, और डेजर्टिफिकेशन में सिंपली क्या होगा, सॉरी मैंने उसको डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया था। डेजर्टिफिकेशन में जो ज़मीन है उसका क्या होगा, रेगिस्तान में बदलना शुरू हो जाएगी, तो दैट्स कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को जब आपको और अच्छे से समझना है, कैन वी सर्वाइव विदाउट सॉइल एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द सॉइल टेक टू फॉर्म, 10 ईयर और 100 ईयर, इज अ सॉइल डेड और अलाइव। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम सॉइल एज ए रिसोर्स की बात करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चंस, वी कैन से दिस इज़ द प्री रीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि सॉइल आपका जो है ना आखिरी टॉपिक है, इसके बाद में कुछ इसमें बचता नहीं है। तो सॉइल इरोजन की बात करते हैं, और सॉइल इरोजन की बात करते हैं, आई थिंक सॉइल इरोजन की बात अब हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो आई थिंक 2 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।